मैडम, मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं मरने से पहले अपनी सगी बहन से निकाह करना चाहता हूं। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या मांग रहे हो? कानून इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। मैडम, वो मेरी बहन है और मैं उसे मरने के बाद भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अपनी ही बहन से निकाह मांगने वाला इंसान इंसान नहीं होता था। अदालत तुम्हें फांसी की सजा सुनाती है। कैदी नंबर 319। कल सुबह ठीक 5 बजे तुम्हारी फांसी तय की जा चुकी है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता सकते हो। कोर्ट रूम में अजीब सी खामोशी छा गई थी। लकड़ी की बेंचों पर बैठे लोग सांस तक नहीं ले रहे थे। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा में भी डर तैर रहा था। कटघरे में खड़ा वह युवक, उम्र ज्यादा से ज्यादा 25 साल, चेहरा न ज्यादा पीला न ज्यादा सख्त, बस एक अजीब सा सुकून, जैसे वह किसी फैसले का इंतजार नहीं कर रहा बल्कि उसे पहले से जानता हो। उसने धीरे से सिर उठाया। हाँ, एक ख्वाहिश है। मेरी उंगलियां हथौड़े पर कस गईं। मैंने खुद को सख्त रखा। कहो। वह पल भर रुका, फिर बोला, मैं मरने से पहले एक निकाह करना चाहता हूं मैडम। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने उसे पागल समझा। मैंने आंखें तरेरी। तुम्हें पता है तुम्हारी हालत क्या है? कल सुबह फांसी है और तुम्हें शादी सूझ रही है? उसने मेरी तरफ देखा, सीधे, बिना डर। जी, क्योंकि मरने से पहले मुझे एक जिम्मेदारी पूरी करनी है। मैंने गहरी सांस ली। किससे निकाह करना चाहते हो? उसकी आवाज में जरा भी कंपी नहीं थी। अपनी सगी बहन से। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। क्या कहा तुमने? अपनी बहन सहर से। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। ये बकवास है। मैं लगभग चिल्ला पड़ी। ये अदालत है, कोई तमाशा नहीं। कानून कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। वह चुप रहा, सिर्फ मुझे देखता रहा। मैंने हथौड़ा मारा। कोर्ट की कार्यवाही यहीं समाप्त होती है। 5 साल पहले। मेरा नाम नूरजहां फातिमा है। उम्र 35 साल। मैं एक जज हूं। जब यह केस मेरी अदालत में आया था, मैं नई नई इस कुर्सी पर बैठी थी। कानून की किताबें मुझे रटी हुई थीं, लेकिन इंसानों की किताब अब भी पढ़नी बाकी थी। उस दिन जब कैदी नंबर 319 पहली बार अदालत में लाया गया था, मैंने उसे बस एक अपराधी समझा था। उस पर आरोप था एक आदमी की बेरहमी से हत्या। सबूत साफ थे, गवाह मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी, कत्ल हुआ है। मैंने उससे पूछा था, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? उसने सिर झुका लिया था। जी, माननीय। जानते हो इसकी सजा क्या हो सकती है? जी, मौत। उस वक्त भी उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, जैसे मौत कोई अजनबी नहीं बल्कि पुरानी पहचान हो। मैंने कानून के मुताबिक फैसला सुनाया, फांसी। और फिर जिंदगी अपने रास्ते चलती रही। केस आते गए, फैसले होते गए, लेकिन कैदी नंबर 319 की वह शांत आंखें मेरे जहन से कभी नहीं गईं। आज सुबह ठीक 8 बजे मेरे सरकारी फोन की घंटी बजी। मैडम, जेल अधीक्षक की आवाज थी। कैदी नंबर 319 की फांसी कल सुबह तय है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश? कुछ पल की खामोशी। वह आपसे मिलना चाहता है, सिर्फ आपसे। मैं कुर्सी पर सीधी बैठ गई। मुझसे? क्यों? वह कुछ नहीं बता रहा मैडम, बस कहता है अगर आप नहीं आई तो वह कोई ख्वाहिश नहीं रखेगा। मैंने फोन काट दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। 5 साल पहले मैंने उसे मौत की सजा सुनाई थी और आज वह मरने से पहले मुझसे मिलना चाहता था। शाम होते होते मैं जेल पहुंच चुकी थी। लोहे के दरवाजे, भारी ताले और हर तरफ सन्नाटा। एक छोटे से कमरे में मुझे बैठाया गया। मैडम, वह आ रहा है। दरवाजा खुला। कैदी नंबर 319 अंदर आया। 5 साल में वह काफी बदल चुका था। दाढ़ी बढ़ गई थी, बालों में सफेदी झलक रही थी, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही शांत। वह मेरे सामने बैठा। मैडम, आप आईं। शुक्रिया, मैंने सख्त आवाज में कहा। तुमने मुझे क्यों बुलाया? कल तुम्हारी फांसी है। उसने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं। फिर उसने मेरी आंखों में देखा।
लेकिन मरने से पहले मुझे एक सच्चाई सिर्फ आपसे कहनी है। मैंने कुर्सी की पीठ से टेक लगाई। कहो, उसने धीरे से कहा। मैडम, मैंने जिस आदमी को मारा था वह मेरा बाप नहीं था। मेरे दिल में कुछ अजीब सा हुआ। तो उसकी आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी। वह एक हैवान था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज अब भी थमी हुई। मैडम, मैंने जिस आदमी को मारा था वह कोई मजबूर बाप नहीं था। वह एक हैवान था जिसने मेरी बहन की रूह नोच ली थी। कमरे में अचानक घुटन सी भर गई। जेल की दीवारें जैसे और पास आ गईं। मैंने बिना टोके कहा, पूरी बात बताओ। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोलना शुरू किया, जैसे सालों से दबा हुआ बोझ आज पहली बार बाहर आ रहा हो। मेरी बहन का नाम सहर था, मुझसे 8 साल छोटी। जब मैं काम पर जाता था वही अम्मी का हाथ बटाती थीं, हंसती थीं, बातें करती थीं। पूरा घर उसी से जिंदा लगता था। उसकी आवाज भारी हो गई। जिस आदमी को मैंने मारा वह हमारे ही मोहल्ले का था। पैसे वाला, ताकतवर, हर किसी से उसकी जान पहचान थी। मैं समझ गई। कहानी का यह हिस्सा मैं पहले भी कई केसों में सुन चुकी थी। शुरू में हमें कुछ पता नहीं चला, वह बोला। सहर चुप रहने लगी, हंसना बंद हो गया। रात को चौंक कर उठ जाती थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। एक दिन मैंने देखा, वह बाथरूम में देर तक बंद थी। जब दरवाजा खोला तो उसकी कलाई से खून बह रहा था। मेरी सांस अटक गई। वह बस 14 साल की थी मैडम। अस्पताल, डॉक्टरों ने जान तो बचा ली, लेकिन वह लड़की जो मेरी बहन थी वह वापस नहीं आई। उसने गर्दन झुका ली। सहर बोलना भूल गई, हंसना भूल गई। बस एक दीवार को देखती रहती थी, जैसे वहीं कहीं फंसी हो। मैंने धीरे से पूछा, तुमने शिकायत क्यों नहीं की? उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। की थी मैडम, हर दरवाजा खटखटाया। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन वह आदमी नेताओं के साथ बैठता था। थाने में उसकी चाय चलती थी। मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। पुलिस ने कहा, बदनामी मत फैलाओ, लड़की को चुप रखो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अम्मी डर गईं। उन्होंने कहा, बेटा चुप रहो, अगर बात फैली तो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज कांप गई। मैडम, मैं कैसे चुप रहता? हर रात मेरी बहन खुद से लड़ रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उस रात वह आदमी फिर से आया। उसने आंखें बंद कर लीं। नशे में था। दरवाजा पीट रहा था। सहर कांप रही थी। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने उसे रोका, हाथ जोड़कर कहा, बस बहुत हो गया। उसने निगल कर कहा, लेकिन उसने मेरी बहन की तरफ हाथ बढ़ाया। उस पल कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। मैडम, मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार वार किया। उसने आंखें खोल लीं। जब होश आया तो वह आदमी जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ। गिरफ्तारी। मैं भागा नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। उसने सिर हिलाया। सुबह पुलिस आ गई। मैंने चौंक कर पूछा, कैसे? उसने धीमे से कहा, अम्मी ने खुद फोन किया था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। उन्हें डर था, अगर गांव को पता चला तो हमें जला दिया जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा, मेरा बेटा पागल हो गया है, उसने कत्ल कर दिया। फैसला। और फिर आप थीं मैडम। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। आपने कानून के मुताबिक मुझे सजा सुनाई। वह चुप हो गया। मैंने पूछा, और सहर? उसने गहरी सांस ली। मानसिक अस्पताल, वही हालत, न बोलती न रोती। मेरे दिल पर हथौड़ा सा पड़ा। कल मेरी फांसी है, उसने कहा। मुझे अफसोस नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। फिर निकाह की बात क्यों? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आखिरी ख्वाहिश, क्योंकि सहर अकेली रह जाएगी। वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। मैडम, वह अब किसी से शादी नहीं कर सकती। उसकी हालत देखकर कोई उसे अपनाएगा नहीं। मेरे दिमाग में घंटी सी बजने लगी। अगर मैं उससे निकाह कर लूं, उसने कहा, तो वह मेरी पत्नी कहलाएगी। उसे सरकारी मदद मिलेगी, इज्जत मिलेगी। मैं सन्न रह गई। लोग उसे एक बेसहारा लड़की नहीं, एक विधवा समझेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। यह कोई गुनाह वाला निकाह नहीं है मैडम, यह एक भाई की आखिरी जिम्मेदारी है। कमरे में खामोशी फैल गई। कानून मेरी किताब में चीख रहा था, गलत। लेकिन मेरा दिल फुसफुसा रहा था, इंसानियत। उसके शब्द कमरे में तैर रहे थे। यह एक भाई की आखिरी जिम्मेदारी है। मैं देर तक कुछ नहीं बोली।
मेरे सामने कानून की वही दीवार खड़ी थी जिसके पीछे खड़े होकर मैंने अब तक सैकड़ों फैसले सुनाए थे। लेकिन आज मैं दीवार के इस पार खड़ी थी। मैं उठी, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। जेल के आंगन में सन्नाटा था, सिर्फ एक पहरेदार टहल रहा था। तुम जानते हो, मैंने बिना पीछे देखे कहा, जो तुम मांग रहे हो वह गैर कानूनी है। उसने शांति से जवाब दिया, जानता हूं मैडम। तो फिर मैं पलटी। उसकी आंखों में पहली बार बेबसियत थी। कानून ने मेरी बहन को नहीं बचाया, अब कम से कम उसे मरने के बाद की जिंदगी से तो बचा लूं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। वह रात, मैं उस रात सो नहीं पाई। हर बार आंख बंद करती तो शहर का चेहरा सामने आ जाता। एक गूंगी, टूटी हुई लड़की जिसे सिस्टम ने अकेला छोड़ दिया था। कितनी सहारें होंगी इस देश में जो जिंदा तो हैं लेकिन जी नहीं रही। सुबह होते ही मैंने एक फैसला कर लिया, मानसिक अस्पताल। दोपहर को मैं शहर के सरकारी मानसिक अस्पताल पहुंची। पुरानी इमारत, दीवारों पर सीलन, हवा में दवाइयों की गंध। डॉक्टर मुझे एक कमरे तक ले गए। यही है, उन्होंने कहा, आप ज्यादा देर मत रुकिएगा। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी, दुबली, बाल बिखरे हुए, आंखें जैसे किसी और दुनिया में हो। सहर, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी तरफ देखा, न कोई भाव न कोई प्रतिक्रिया। मैं उसके सामने बैठ गई। मैं नूरजहां हूं, मैंने खुद को परिचय दिया। मैं जज हूं। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, वह ठंडा था। तुम्हारा भाई, मैंने कहा। बस ये शब्द सुनते ही उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका। मैंने वहीं पल पकड़ लिया। वह चाहता है कि तुम सुरक्षित रहो, हमेशा। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। वह रो नहीं रही थी, बस आंसू गिर रहे थे, खामोश, बिना आवाज। डॉक्टर से बातचीत। मैं बाहर निकली। क्या यह लड़की कुछ घंटों के लिए जेल जा सकती है? मैंने पूछा। डॉक्टर ने हैरानी से मुझे देखा। मैडम, यह बहुत नाजुक हालत में है, मुझे पता है, मैंने कहा, लेकिन यह बहुत जरूरी है। काफी बहस के बाद डॉक्टर मान गए। कानून की किताब। शाम को मैं अपने चैम्बर में बैठी थी। मेरे सामने कानून की मोटी किताब खुली थी। हर धारा मुझे रोक रही थी, हर पन्ना मुझसे कह रहा था गलत, लेकिन दिल कुछ और कह रहा था। मैंने किताब बंद कर दी। अगर यह गुनाह है, मैंने खुद से कहा, तो इसका बोझ मैं उठाऊंगी। जेल में निकाह। अगली शाम जेल में अजीब सा माहौल था। मैंने जेल अधीक्षक को बुलाया। आज शाम यहां एक निकाह होगा। वह घबरा गया। मैडम, यह नियमों के खिलाफ, यह आदेश है, मैंने कहा। मेरी जिम्मेदारी। एक मौलवी को बुलाया गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने सिर झुका लिया। यह शरीयत के खिलाफ है, उन्होंने कहा, लेकिन इंसानियत के खिलाफ नहीं, मैंने जवाब दिया। वह देर तक चुप रहे, फिर बोले, अगर खुदा ने पूछा तो मैं यही कहूंगा, मैंने एक बेसहारा को सहारा दिया। वह पल, छोटे से कमरे में सब इकट्ठा थे। कैदी नंबर 319 साफ कपड़ों में खड़ा था। सहर को व्हील चेयर पर लाया गया। उसने सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। मौलवी ने पूछा, क्या तुम सहर से निकाह कबूल करते हो? कबूल है, उसकी आवाज भर आई 3 बार। फिर सहर की तरफ देखा गया। वह कुछ नहीं बोली, बस अपने भाई की तरफ देखती रही। वह उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा। तू मेरी बहन है, उसने धीमे से कहा, हमेशा रहेगी। यह सिर्फ कागज का रिश्ता है। सहर ने बहुत हल्के से सिर हिलाया। मौलवी ने कहा, निकाह मुकम्मल हुआ। कमरे में सिसकियों की आवाज गूंज उठी। मैंने अपनी आंखें पोंछ लीं। आखिरी गुजारिश। निकाह के बाद वह मेरे पास आया। मैडम, उसने कहा, एक और गुजारिश है। कहो। आज की रात मैं सहर के साथ अकेले बिताना चाहता हूं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कल सुबह मुझे फांसी है। मैंने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। ठीक है। दरवाजा बंद कर दिया गया। मैं बाहर घड़ी देखती रही। समय जैसे रुक गया था। अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मैडम, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। मेरे हाथ कांप गए। मैंने दरवाजा पीटा। खोलो। कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ो, मैं चिल्लाई। जैसे ही दरवाजा टूटा, मेरी सांस रुक गई। व्हील चेयर खाली थी, सहर गायब थी, और कैदी नंबर 319 जमीन पर पड़ा था, बेहोश। कमरे में अफरा तफरी मच चुकी थी। डॉक्टर को बुलाओ, मैं लगभग चिल्ला पड़ी।
कैदी नंबर 319। अब सिर्फ एक बेहोश शरीर था, जमीन पर पड़ा हुआ। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन होश नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा। कमरा छोटा था, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक दरवाजा जो बाहर से बंद था। तो फिर सहर गई कहां? नींद की दवा। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने कैदी को चेक किया। इसे किसी ने बहुत तेज नींद की दवा दी है, डॉक्टर बोले। मेरे कानों में एक अजीब सी भनभनाहट होने लगी। किसने? मैंने पूछा। डॉक्टर ने कंधे उचका दिए। मेरी नजर कैदी के हाथ पर पड़ी। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। हाथ खोलो, मैंने कहा। सिपाही ने धीरे से उंगलियां खोलीं। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था। मेरे हाथ कांपने लगे। चिट्ठी। मैंने कागज खोला। लिखावट साफ थी, लेकिन हर शब्द जैसे दिल पर वार कर रहा था। माननीय जज साहिबा, मैं सहर नहीं हूं। मेरा नाम हिना है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सहर 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। मेरी सांस अटक गई। वह अपनी तकलीफ और ज्यादा सहन नहीं कर पाई। इस बार डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मेरे हाथ कांप रहे थे। कैदी को यह बात कभी नहीं बताई गई। उसकी मां डरती थी कि वह पूरी तरह टूट जाएगा। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैं सहर की बचपन की सहेली हूं, उसी की तरह एक आम लड़की। मेरी आंखें पन्ने पर जमी थीं। जब मुझे पता चला कि उसका भाई मरने से पहले सहर से मिलना चाहता है, तो मैंने यह रूप अपनाया। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं चाहती थी कि वह शांति से मरे, यह सोचकर कि उसकी बहन सुरक्षित है। कागज थोड़ा और नीचे गया। लेकिन आज रात जब मैंने उससे बात की तो मुझे समझ आया वह कातिल नहीं है। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं उस रात वहां थी। मैंने सब देखा। मैंने सिर उठाया। वह गवाह है। मेरे मुंह से बिना आवाज निकला। मैंने उसे बेहोश किया ताकि वह खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब मैं उसकी जगह फांसी पर जाऊंगी। मेरे हाथ से कागज छूट गया। उसे बचा लीजिए मैडम, अगर इंसानियत अभी भी जिंदा है। हड़कंप। पूरी जेल सील करो, मैंने जेल अधीक्षक से कहा। हर कोना छान मारो। सिपाही दौड़ पड़े। मैं उठी और दीवारें देखने लगी। तभी एक आवाज आई। मैडम, एक सिपाही चिल्लाया। पीछे वाली दीवार के पास एक पुरानी नाली है। मैं भागकर वहां पहुंची। वह नाली आधी टूटी हुई थी। यह तो सालों से बंद थी, अधीक्षक चिल्लाया। किसी ने अंदर से खोली है, सिपाही बोला। मेरे दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, हिना। मैंने तुरंत कैदी की मां को बुलवाया। एक बूढ़ी औरत कांपते कदमों से आई। सहर जिंदा है? मैंने सीधे पूछा। वह फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं मैडम, उसने कहा। वह चली गई 2 साल पहले। मेरी आंखें बंद हो गईं। आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? वह पहले ही आधी मौत मर रहा था, औरत बोली। मैं उसे पूरी तरह मार नहीं सकती थी। उसने सिर झुकाया। हिना शहर की सबसे अच्छी दोस्त थी। गिरफ्तारी। 1 घंटे बाद सिपाही लौटे। मैडम मिल गई। हिना को मेरे सामने लाया गया। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खरोंचें, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। तुम पागल हो, मैंने कहा। उसने सिर झुका लिया। नहीं मैडम, वह बोली। मैं बस डरपोक नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज कांपने लगी। क्योंकि मैं चुप रही थी मैडम, उसने रोते हुए कहा। जब शहर के साथ सब हो रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखें भर आईं। मैं डर गई थी और मेरी खामोशी उसकी मौत बन गई। उसने मेरी तरफ देखा। आज मैं फिर चुप नहीं रह सकती थी। सबसे बड़ा राज, उस रात तुम वहां थीं? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। मैंने सब देखा मैडम, वह हत्या नहीं थी। मेरे दिल में एक चिंगारी जली। अगर तुम गवाही दोगी, मैं सब कहूंगी, उसने तुरंत कहा। अब कोई डर नहीं। मैं उठ खड़ी हुई। तो सुनो, मैंने कहा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता था, सच को अदालत तक ले जाना। रात के 3 बज चुके थे। जेल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिमाग में तूफान मचा हुआ था। कैदी नंबर 319, जिसे दुनिया एक कातिल मान चुकी थी, अभी अस्पताल के कमरे में बेहोश पड़ा था। और हिना, वह लड़की जो किसी कानून की किताब में नहीं, सिर्फ ज़मीर के पन्नों में दर्ज होती है, एक अलग कमरे में बैठी थी, अपने ही फैसले की सजा भुगतने को तैयार। मैं जानती थी
अगर सुबह 5 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो एक बेगुनाह मर जाएगा। मैंने उसी रात आपात अपील तैयार की। कोई प्रेस नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ दस्तावेज और एक सच्ची गवाही। सुबह 4 बजे हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज को फोन किया। मैं एक गलत सजा रोकना चाहती हूं, मैंने साफ कहा। उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी। आपको 1 घंटा मिलता है, उन्होंने कहा। अगर आप साबित कर पाएं कि यह आत्मरक्षा थी तो फांसी रुकेगी। अदालत फिर खुली। सुबह ठीक 9 बजे अदालत दोबारा भरी हुई थी। मीडिया मौजूद था। लोग हैरान थे। एक फांसीशुदा केस दोबारा खुलना आसान नहीं होता। मैंने खुद इस बार वकील की कुर्सी संभाली, जज की नहीं, क्योंकि आज यह सिर्फ कानून का मामला नहीं था। गवाह को बुलाया जाए। हिना कटघरे में खड़ी हुई, चेहरा शांत, आंखें नम, लेकिन आवाज मजबूत। आप उस रात वहां थीं? मैंने पूछा। हां, उसने कहा। मैं शहर से मिलने आई थी। क्या आपने देखा कि क्या हुआ? उसकी आवाज कांप गई। वह आदमी नशे में था। उसने दरवाजा तोड़ा। शहर डर से कांप रही थी। पूरा कोर्ट सन्न था। कैदी नंबर 319 ने उसे रोका, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया। उसने गहरी सांस ली। लेकिन जब उस आदमी ने शहर की तरफ हाथ बढ़ाया, तब यह आत्मरक्षा थी, हत्या नहीं। एक हलचल मच गई। फिर मैंने उस बूढ़ी मां को बुलाया। कांपती आवाज में उसने सच कबूल किया। मैं डर गई थी, वह बोली। मैंने अपने बेटे को पागल बताया ताकि गांव हमें जिंदा छोड़ दे। कोर्ट में कई आंखें झुक गईं। मैंने अगला सबूत पेश किया। यह शहर की मेडिकल रिपोर्ट है। रिपोर्ट साफ थी। शोषण के निशान, मानसिक आघात, आत्महत्या के प्रयास। यह पहली बार अदालत के सामने आई थी। जज साहब ने चश्मा उतार दिया। सबसे भारी सवाल जज ने मुझसे पूछा, अगर शहर जिंदा नहीं थी तो यह निकाह? मैंने सिर झुकाया। वह निकाह कागज का था, गुनाह का नहीं। मैंने अदालत की तरफ देखा। ये एक भाई की आखिरी कोशिश थी कि उसकी बहन को मरने के बाद भी इज्जत मिले। पूरा कोर्ट खामोश था। फैसला जज साहब उठे। यह अदालत मानती है कि यह हत्या नहीं थी, यह आत्मरक्षा थी। मेरी सांस अटक गई। कैदी नंबर 319 को दी गई मौत की सजा तुरंत रद्द की जाती है। कोर्ट में सन्नाटा। फिर तालियां नहीं, आंसू गिरे। उसे अभी रिहा किया जाए। जब वह बाहर आया, धूप उसकी आंखों में चुभ गई। 5 साल बाद वह खुली हवा में सांस ले रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। मैडम, सहर, मैंने धीरे से कहा। वह चली गई, लेकिन उसने तुम्हें बचाया। हिना आगे आई। उसने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी। उसने हिना का हाथ थाम लिया। तुमने जो किया वह मेरी बहन के बराबर है। 3 महीने बाद एक छोटा सा निकाह, कोई दिखावा नहीं। हिना और वह, एक नई जिंदगी की शुरुआत। मैं वहां मेहमान थी, जज नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं डरता नहीं। मैंने जवाब दिया, क्योंकि अब सच तुम्हारे साथ है। हर अपराधी कातिल नहीं होता और हर कानून इंसाफ नहीं कर पाता, लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खड़ा हो जाए तो इंसानियत अब भी जिंदा है।